आते थे, हमें तो B1 लेवल मिला है आइट्स का जब हमने टेस्ट IDP ब्रिटिश काउंसिल या AU से दिया। लगता है AU के सेंटर में कुछ फ़र्क है, हमें क्यों ना ब्रिटिश काउंसिल का चैनल चूज़ करना चाहिए या हमें IDP का चलना चाहिए। तो बच्चों ये सारे एक्सक्यूजेज हैं जो एक स्टूडेंट बनाता है जब वो एक टेस्ट परफॉर्म करता है और उसके कम बैंड आते हैं। तो बेटा जी आइट्स लिसनिंग टेस्ट में बैंड स्कोर का सत्यानाश स्टूडेंट खुद ही करते हैं, छोटी छोटी गलतियां करके। आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं और कम बैंड लेते हैं। 7 कॉमन मिस्टेक्स, और मैं आखिर में उनका सोल्यूशन भी बताऊंगी कि हम उन मिस्टेक्स को कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो नोटबुक ले आओ या कम से कम अपना दिमाग शार्प कर लो, क्योंकि ये टिप्स तुम्हारी गेम बदल सकती हैं। मिस्टेक नंबर 1, नॉट रीडिंग क्वेश्चन बिफोर ऑडियो स्टार्ट। बेटा जी जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से पहले 30 सेकंड का टाइम मिलता है टू लुक एट द क्वेश्चन फ्रॉम डैश टू डैश, तो किसी की यादों में खो जाने का नहीं होता। वो टाइम होता है कि क्वेश्चन को जल्दी से देखने का, कीवर्ड्स बनाने का और नेचर ऑफ आंसर को समझने का। तो स्मार्ट बनो, क्वेश्चन को स्कैन करो जैसे सेल्स वाली पोस्ट को करते हो। किस चीज़ का आंसर ढूंढना है, नाम, नंबर, डेट या कोई वियर्ड सिचुएशन, वियर्ड लोकेशन, आपको पहले से पता होना चाहिए। तो मैं सजेस्ट करती हूँ पहले कीवर्ड्स बनाएं, नेचर ऑफ आंसर समझें, रिकॉर्डिंग को स्पेसिफिकली सुने। मिस्टेक नंबर 2, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एवरी वर्ड। सुनने की कोशिश करते हो एक एक लफ्ज जैसे कोई मुशायरा हो रहा हो। नहीं बेटा, आइट्स में पोइट्री समझने की ज़रूरत नहीं, फोकस करो जस्ट इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स पर। जो फालतू की बातें हो रही हैं उनको साइड पे कर दो जैसे स्पैम मैसेजेस करते हैं। मिस्टेक नंबर 3, गेटिंग स्टक ऑन वन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में फंस गए हो और दुनिया आगे निकल गई। बेटा आइट्स रुकता नहीं है किसी के लिए। अगर एक आंसर मिस हो गया है तो टेंशन नहीं, सीधा अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करो, वरना और भी क्वेश्चन का सत्यानाश हो जाएगा। मिस्टेक नंबर 4, राइटिंग आंसर टू अर्ली एंड मिसिंग इंफॉर्मेशन। कई स्टूडेंट कीवर्ड सुनते ही लिखने लगते हैं जैसे 100 मीटर की रेस हो रही हो, और असली आंसर तो 2 सेकंड बाद आता है। तो डोंट रश अप बेटा, पेशेंस रखो, पूरी बात सुन लो जैसे कहानी का एंड वेट करते हैं, फिर आराम से सही आंसर लिखना। मिस्टेक नंबर 5, पुअर स्पेलिंग एंड ग्रामर। आंसर बिल्कुल ठीक था पर स्पेलिंग ने बैंड स्कोर का बुरा हाल कर दिया। बेटा आइट्स में स्पेलिंग और ग्रामर दोनों की इज्जत ज़रूरी है। रोज़ थोड़ी स्पेलिंग प्रैक्टिस करो, स्पेशली मंथ्स की, सिटीज़ की, नंबर्स की, और वो जो कॉमन वर्ड्स जो आइट्स में रिपीट होते हैं उनकी स्पेलिंग प्रैक्टिस करो। मिस्टेक नंबर 6, नोट यूजिंग द 10 मिनट्स ट्रांसफर टाइम वॉइसली। ऑडियो ख़त्म और स्टूडेंट फुल ऑन चिल मूड। बेटा वो 10 मिनट पेपर बेस में हमें रिलैक्सेशन के लिए नहीं, एग्जाम बचाने के लिए दिए जाते थे। अब कंप्यूटर बेस में वही टाइम 2 मिनट का दिया जाता है टू चेक योर आंसर। तो आंसर्स को हमने कीनली चेक करना है, स्पेलिंग और ग्रामर की डबल चेकिंग करनी है, और हमने जितना एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सकते हैं वो हमने करना है। मिस्टेक नंबर 7, राइटिंग मोर देन अलाउड। क्वेश्चन में बोला नो मोर देन 2 वर्ड्स, और तुमने क्या लिख दिया, मिनी ऐसे, पूरी सेंटेंसेस, 3-4 लफ्ज़ों के आंसर। बेटा आइट्स इंस्ट्रक्शन से पंगा नहीं लेना, इंस्ट्रक्शन का ध्यान रखो जैसे मॉम के बर्थडे डेट याद रखते हो, और वर्ड्स को केयरफुली काउंट करना सीखो। तो बच्चों अब तो क्लियर है ना, आइट्स मुश्किल नहीं है, बस स्मार्ट स्ट्रेटजीज चाहिए कि हम आइट्स की क्वेश्चन को इजी टू इजीएस्ट कैसे बना सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बाकी कैंडिडेट्स के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जिनकी मदद से हम आइट्स में अच्छे से अच्छा बैंड अचीव कर सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।
स्टार्ट करते हैं रीडिंग की फिलिंग द ब्लैंक्स। हमने इसको किस वे में अटेम्प्ट करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हमारे पास सबसे पहले पैसेज जब आता है, मैं कैंडिडेट को ये रिकमेंड करती हूँ कि सबसे पहले आप पैसेज की हेडिंग पढ़ें। हेडिंग पढ़ने का पर्पस ये होता है कि बच्चे की कंसंट्रेशन जो है वो पैसेज की तरफ हो जाती है। बच्चा प्रेडिक्ट करने लग जाता है कि रेस्ट ऑफ पैराग्राफ्स में बच्चा किस चीज़ के बारे में पढ़ रहा है। सेकंड ये कि हमें सम हाउ हमारी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट नहीं होती जब हम हेडिंग को पढ़ते हैं। द हिस्ट्री ऑफ द गिलास, हमारे माइंड ने ये अंडरस्टैंड कर लिया है कि इस पैसेज में हमने हिस्ट्री और गिलास के बारे में पढ़ना है। अब बजाय कि हम पैसेज की लेंथ को पढ़ें, सपोज अगर मैं यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करूँ, यहाँ तक लेकर चलूँ, मैं फर्स्ट क्वेश्चन नहीं बल्कि मैं फर्स्ट पैसेज को पढ़ूँ, तो मुझे इसको पढ़ने में अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10 मिनट्स लग जाएंगे। लेकिन रीडिंग में सबसे क्रूशियल जो पार्ट है वो है टाइम मैनेजमेंट। विदाउट टाइम मैनेजमेंट अगर आप रीडिंग अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपके स्कोर 40/40 आ रहे हैं, तो इट्स यूजलेस, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास 1 सेकंड भी एक्स्ट्रा नहीं होता कि हम रीडिंग को जल्दी जल्दी वाइंड अप करें और अपने आंसर पॉइंट आउट करें। हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं। उन्हीं 60 मिनट्स में अगर पेपर बेस्ड आइट्स तो हमने आंसर शीट पे आंसर ट्रांसफ़र करने हैं, अगर कंप्यूटर बेस्ड है तो हमने उसको रिव्यू में लेके जाना है। कंप्यूटर बेस्ड में तो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाते हैं। अब हमने रीडिंग की फिलिंग द ब्लैंक्स को अटेम्प्ट क्या करना है, उसकी स्ट्रेटजीज क्या हैं। सबसे पहले जब आपके पास रीडिंग का पैसेज आता है, क्वेश्चन आते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है, तो आपने सबसे पहले ये बात को नोट करना है कि फिलिंग द ब्लैंक्स हमेशा सीक्वेंस में होती हैं, कभी भी रैंडम में नहीं होगी। सपोज ये मेरे पास पैसेज है, ये मेरे पास फिलिंग द ब्लैंक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का मीन्स है कि मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर यहीं पे ही कहीं पर होगा, बिल्कुल सेकेंड पेज पे या लास्ट पर नहीं होगा। ये सेकेंड हाफ में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, बल्कि फर्स्ट हाफ में ही कहीं पर मौजूद होगा। सेकेंड सीक्वेंस का मतलब ये है कि अगर मुझे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सपोज लाइन नंबर 3 में मिलता है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर इसके नेक्स्ट कहीं पर भी लाइन पे होगा, लेकिन बैक पे नहीं होगा। फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन हमेशा सीक्वेंस में होते हैं, ये बात याद रखिए। अब हमने क्या करना है, जब क्वेश्चन टाइप सीक्वेंस में है तो हमने 1 by 1 क्वेश्चंस के कीवर्ड्स बनाने हैं। 1 by 1 का मतलब ये है कि सबसे पहले मैंने पहले क्वेश्चंस के कीवर्ड बनाकर उसको लोकेट करके आंसर यहाँ पर नोट डाउन करना है। उसके बाद मैंने सेकंड के कीवर्ड्स बनाकर उसको सर्च आउट करना है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रहे कि सबसे पहले हमने इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है। हमें इंस्ट्रक्शंस क्या कह रही हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। कंप्लीट द नोट्स बिलो। Choose one word only from the passage for each answer. One word only. अगर हम आंसर में 2 words ऑप्शन लिखते हैं, हमारा सही आंसर भी गलत कंसीडर किया जाएगा, बेशक हम आर्टिकल ही ऐड क्यों नहीं करते। सपोज हमारा आंसर है ह्यूमन, हमने लिख दिया आ ह्यूमन या द ह्यूमन या एन ह्यूमन। अब हमने तो एक माइनर वर्ड ऐड किया है, तो एज पर इंस्ट्रक्शन काम नहीं है। 2 वर्ड्स आंसर हम लिख रहे हैं, जबकि हमें अलाउ जस्ट 1 वर्ड है, तो हमारा सही आंसर भी गलत कंसीडर किया जाएगा। तो 1 वर्ड का मतलब है हमने 1 वर्ड ही पुट करना है। ओके, सेकेंड स्ट्रेटेजी ये है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन का पता होना चाहिए, आपसे क्वेश्चन क्या किया जा रहा है। इस केस में आप पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और आपने अज्यूम करना है कि हमसे किस चीज के बारे में पूछा जा रहा है। Early human used a material called dash to make the sharp points of their dash. अब यहाँ पर हमने keywords बनाए humans, material, called. हमने ये सर्च आउट करना है कि मैंने किसी मटेरियल का नाम सर्च आउट करना है जो अर्ली ह्यूमन यूज करते थे। अब पहला क्वेश्चन है, मैंने पैसेज को रीड नहीं करना, बल्कि मैंने क्या करना है, पेंसिल फॉलोइंग या फिंगर फॉलोइंग या कर्सर फॉलोइंग टेक्निक को यूज करना है। मैंने पेंसिल को फॉलो करते जाना है और ह्यूमन, मटेरियल, इस किस्म के वर्ड्स जो है वो सर्च आउट करते जाना है। हिस्टोरियंस भी ह्यूमंस होते हैं। यहां पर हमें मटेरियल का नाम मिल रहा है।
अब हम इस लाइन को पढ़ते हैं, आया कि ये लाइन हमारे पास मौजूद है या ये आंसर हो सकता है इस लाइन में या नहीं हो सकता। फ्रॉम आवर अर्लीस्ट ओरिजिन मैन, ह्यूमन का सिनोनिम, हैज बीन मेकिंग यूज ऑफ गिलास। हिस्टोरियन हैव डिस्कवर्ड अ टाइप ऑफ नेचुरल glass, obsidian formed in place such as the mouth of volcano as a result of intense heat of an eruption. Melting sand was first used as a tip for spears. अब हमें यहाँ पर 2 डैश से पता चल रहा है, 2 डैश का मतलब है कि यहाँ पर कोई हेडिंग दी गई है। तो जब हमसे ये कॉल्ड का वर्ड मतलब पूछा गया है, इट्स मीन यहाँ पर भी कोई हेडिंग, किसी टर्म का नाम पूछा गया है जो मटेरियल कहलाता था। तो हमारा आंसर जो है यहाँ पर ऑब्सीडियन हो जाएगा। अब जब हमने सेकंड का आंसर सर्च आउट करना है तो एज पर रूल ये इसके नेक्स्ट ही होना चाहिए। एक बात और इसमें नोट करने वाली है, एक्चुअली 2 पॉइंट्स इसमें नोट करने वाले हैं। पहला ये कि अगर आप नोट करें कि हमसे एक ही सेंटेंस में 2 ब्लैंक्स पूछी गई हैं, एक ही बुलेट पॉइंट के अगेंस्ट 2 ब्लैंक्स हमसे पूछी गई हैं, तो यहाँ पर तकरीबन 99.9% चांसेस है कि एक ही सेंटेंस में इन दोनों के आंसर मौजूद होंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर नोट करने वाली है ये देयर रिप्रेजेंट करता है प्लूरल फॉर्म को। इट्स मीन यहाँ जो भी आंसर आएगा वो भी प्लूरल में आएगा, सिंगुलर में नहीं आएगा। अब हम इसी लाइन को पढ़ते हैं तो हमें यहां पर आ गया शार्प पॉइंट ऑफ देयर डैश। शार्प पॉइंट ये हमने कीवर्ड्स बनाए, इसी सेंटेंस में हमें मिल गया था टिप्स फॉर स्पीयर्स। तो यहां पर हमारे पास जो आंसर आ जाएगा ये स्पीयर्स आएगा। कीवर्ड्स का हरगिज ये मतलब नहीं होता कि हमने ईच एंड एवरी वर्ड को मैच करना है और वहां पर आएगा हमने सेंस मैच करनी है और सेंस को हमने अप्लाई करना है अपने पैसेज पे, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग करते हुए पैसेज पे अप्लाई करना है और सही आंसर को हमने पॉइंट आउट करना है। ओके, नेक्स्ट हमें डेट दी गई है। ये बात याद रहे कि डेट, डे और नेम ये बेस्ट कीवर्ड है क्योंकि इनकी कोई सिनोनिम नहीं होंगे। अब यहाँ पर हमें डेट दी गई है 4000 BC। हमने रफली पैसेज पे जाना है, उसके नेक्स्ट ही, बैक पे नहीं मौजूद होगा, नेक्स्ट ही हमने 4000 BC सर्च आउट करना है। ये हमें कीवर्ड्स मिल गया 4000 BC। अब हमने देखना है इसके बारे में क्या पूछा गया और इसी सेंटेंस में इसका आंसर होगा। फिलिंग द ब्लैंक्स की सबसे खूबसूरत बात यही है कि जिस सेंटेंस में हमें कीवर्ड मिलता है उसी सेंटेंस में हमारा आंसर होता है। हमें रैंडम अप्रोच को यूज नहीं करना पड़ता। कहते हैं 4000 BC कोलन हेडिंग के आगे लगता है। मेड ऑफ स्टोन वर कवर्ड इन अ कोटिंग ऑफ मैन मेड ग्लास। क्या चीज स्टोन की बनी हुई थी जिसको ग्लास के ऊपर कवर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था या जिस चीज से ग्लास कवर किए जाते थे। हमें 4000 BC मिल गया। अब हमने इस सेंटेंस को पढ़ना है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव इवन फाउंड evidence of man-made glass which date back to 4000 BC. This took the form of glazes used for coating stone beads. अब beads जो हैं वो stone के बने होते थे, उसको coating के लिए इस्तेमाल करते थे और वो glazes की फॉर्म पे यूज होता था। तो हमारा आंसर यहाँ पर मौजूद है। हमारा आंसर आ जाएगा स्टोन की क्या चीज बनी हुई है? बीड्स। तो बीड्स मेड ऑफ स्टोन। ओके, नेक्स्ट 1st सेंचुरी BC। अब हमने इसी तरीके से जाना है। हमने 1st सेंचुरी BC इसके बाद से सर्च आउट करना शुरू कर देना है। यहां तक हमें आंसर मिला था, इसके नेक्स्ट सर्च आउट करना है। हमने पढ़ना नहीं, सिर्फ हमने पेंसिल को फॉलो करना है क्योंकि वी हैव नॉट सफिशिएंट टाइम टू रीड ईच एंड एवरी वर्ड। जस्ट स्किम योर पैसेज एंड फाइंड आउट रेलिवेंट डिटेल्स। 1st सेंचुरी BC हमें मिल गया है। इट्स मीन हमारा आंसर यहीं कहीं करीब होगा। अब हम क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन पे क्या लिखा हुआ है, हमसे क्या पूछा हुआ है। कहते हैं ग्लास वाज कलर्ड बिकॉज ऑफ डैश इन द मटेरियल। हमने बिकॉज ऑफ रीजन का कनेक्टर है, हमने बताना है कि ग्लास को कवर क्यों किया गया था। तो हम यहां से ये पढ़ते हैं, हमें ये कलर्ड भी सिनोनिम मिल गया। ओके, हमें कलर्ड यहां से मिल गया। अब हमने इसको
पॉइंट आउट करना है। ओके, अब हम इसको रीड करते हैं। Glass blowing became the most common way to make glass container from the 1st century BC. The glass made during this time was highly colored due to impurities of raw material. Due to is the synonym of because of. ठीक है, colored क्यों था? Impurities की वजह से। तो due to यहाँ पर mention है और वहां पर because of mention है, तो यहां पर आ जाएगा glass was colored because of the impurity in the material. Okay, until 476 AD, only dash knew how to make glass. Only dash knew, इसका मतलब यहाँ कोई पर्सन आएगा या कोई नेशनैलिटी का कोई आएगी जो जानते थे कि गिलास कैसे बनाया जा सकते हैं। लाइक लिविंग थिंग जानती है, नॉन लिविंग थिंग का तो यहाँ जिक्र नहीं आएगा। और हमने हमेशा की तरह डेट हमारे पास आ गई है, हमने सबसे पहले सर्च आउट करना है। ये हमारे पास 476 AD कहाँ पर लिखा हुआ है। जिस सेंटेंस में हमें ये मिलेगा उसके आसपास हमारा ये आंसर होगा और हमने देखना है कि सबसे पहले ये तकनीक किसको पता थी। हमें कलर्ड का आंसर यहां से मिला है। ओके, अब हम नेक्स्ट सर्च आउट करते हैं। ये 476 AD हमें यहां से मिल गया। अगर हमें यहां से मिला है लास्ट आंसर, अगर मैं एक एक लफ्ज यहां से पढ़ना शुरू करूं तो मुझे यहां तक पढ़ने में भी तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे। तो हमारे पास तो एक क्वेश्चन करने के लिए राउंड अबाउट 1 मिनट है। तो हमने स्मार्ट वे में करना है, हमने कीवर्ड्स को फॉलो करते हुए करना है, स्किमिंग और स्कैनिंग तकनीक को अप्लाई करना है। ये तो सबको पता होगा कि रीडिंग जो है विदाउट स्किमिंग और स्कैनिंग तकनीक के नहीं होती। तो स्किमिंग एंड स्कैनिंग तकनीक की हमें डेफिनेशन से गर्ज नहीं कि डेफिनेशन इसकी क्या है, ये होती क्या है, हाँ, इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है, हमें उससे कंसर्न है। तो स्किमिंग तकनीक यही है कि आप क्या करते हैं, स्किम करते हैं पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को फ्रॉम द होल इंफॉर्मेशन। हमने यहाँ पर सर्च आउट किया, 476 AD हमें मिल गया। अब हमने देखना है कि ये सबसे पहले पता किसको थी। अब सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, स्टूडेंट को कीवर्ड यहाँ से मिला, यहाँ से पढ़ना शुरू कर देते हैं। नहीं, हमारी जहां से कीवर्ड मिल रहा है नो डाउट उसी सेंटेंस में हमारी इंफॉर्मेशन मौजूद होगी। तो आपने सेंटेंस का खास ख्याल रखना है कि ये सेंटेंस स्टार्ट कहां से हो रहा है। तो सेंटेंस हमारा स्टार्ट से हो रहा है हाउएवर से। हाउएवर से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, मिडिल ईस्ट पे खत्म हो रहा है। अब हमने इसको पढ़ना है। हाउएवर दे गार्डेड द स्किल। दे का मतलब है ये एक पर्सनल प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन केस है। इसका मतलब है पहले किसी चीज का जिक्र है, उसको रिफर कर रहा है। तो जब आपका सेंटेंस किसी प्रोनाउन से स्टार्ट हो तो डोंट रिलेक्टेंट टू रीड द प्रीवियस लाइन, क्योंकि हमें पता तो चले दे गार्डेड द स्किल। दे अब आंसर तो नहीं हो सकता, लेकिन दे जिस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है वो तो आंसर है ना। अब हम इसकी लास्ट लाइन की तरफ जाते हैं। कहते हैं द सीक्रेट ऑफ गिलास मेकिंग वॉज टेकन अक्रॉस यूरोप बाय रोमन्स ड्यूरिंग दिस सेंचुरी। हमें यहां से पता चल गया कि यूरोप में गिलास मेकिंग टेक्निक रोमन से आई है और रोमन गार्डेड थे स्किल्स के। तो हमारा आंसर क्या आएगा, रोमन आ जाएगा। गॉट इट। अगर आपको रीडिंग में क्वेश्चन टाइप में कोई कंफ्यूजन है तो डोंट हेजिटेट टू कॉन्टेक्ट अस, वी विल गाइड यू एज मच एज पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट कंटिन्यू। अब नेक्स्ट बुलेट पॉइंट पे हमसे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं पूछेगी, हमें ये पढ़ने की कोई फायदा नहीं है, हमें जरूरत नहीं है ये पढ़ने की। ओके, नेक्स्ट 17th सेंचुरी जॉर्ज रेवंसकॉर्ट। अब जरूरी नहीं है कि ये वर्ड की सही प्रोनाउंसिएशन आप करने बैठ जाए। कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनकी कम क्वालिफिकेशन होती है या कुछ की प्रोनाउंसिएशन खराब होती है, तो वो क्या करते हैं, इसको टाइम करते हैं पढ़ने में, इसके तोड़ जोड़ करने बैठ जाते हैं। डोंट डू दिस। आपको किसी भी रीडिंग में किसी भी बड़े वर्ड के तोड़ जोड़ करने की जरूरत नहीं। बस आपको पता है यहाँ पर किसी का नाम लिखा हुआ है, बस इसका नाम पढ़ते हुए आगे निकले। इसको बल्कि कीवर्ड बनाए। हमने डेट, डे और नेम, हमने ये कीवर्ड बनाने हैं क्योंकि इनके सिनोनिम नहीं है। अब यहाँ जॉर्ज लिखा हुआ है, वहां 1000 बार भी लिखा होगा तो जॉर्ज या ही वर्ड यूज किया होगा।
डेवलप अ प्रोसेस। अब क्या क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि ये जॉर्ज था, इसने प्रोसेस को डेवलप किया किस चीज को इस्तेमाल करते हुए? टू अवॉइड, उस चीज को इसने इसलिए इस्तेमाल किया ताकि अवॉइड कर सके द अक्रंस ऑफ डैश इन द ब्लोन ग्लास, किस चीज की अक्रंस को ये कर सके। ओके, अब हमने इसका, हमारे पास दो कीवर्ड्स आ गए, एक इसका नाम आ गया और एक 17th सेंचुरी आ गया। हमने ये सर्च आउट करना शुरू कर दिया है, जहां से हमें लास्ट आंसर मिला है इसके नेक्स्ट से। हमें ये जॉर्ज का वर्ड यहां से सर्च आउट हो गया। ओके, अब हम इसको पढ़ते हैं। अ मेजर माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ ग्लास अकर्ड विद द इन्वेंशन ऑफ लेड क्रिस्टल ग्लास बाय द इंग्लिश ग्लास मैन्युफैक्चरर जॉर्ज रेवनस्कॉट। अब जॉर्ज ने क्या किया था? लेड ग्लास क्रिस्टल को यूज किया था। ही अटेम्प्टेड टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ क्लाउडिंग दैट समटाइम अकर्ड इन द ब्लोन ग्लास बाय इंट्रोड्यूसिंग लेड टू रॉ मटेरियल यूज्ड इन द प्रोसेस। फिर वही बात कर रहे हैं, अगर हम इसके आगे भी पढ़ें कि उसने क्यों यूज किया, क्योंकि ग्लास में जो है वो क्या हो जाती थी? क्लाउडिंग हो जाती थी। उसके इफेक्ट को काउंटर करने के लिए उसने रॉ मटेरियल में लेड को इंट्रोड्यूस करवाया। तो यहां पर हमारे आंसर आ जाएंगे, जॉर्ज डेवलप अ प्रोसेस यूजिंग लेड टू अवॉइड द अकरेंस ऑफ क्लाउडिंग इन ब्लोन ग्लास। Mid 19th century British glass production developed after changes to laws concerning। अब हमने ये देखना है कि 19th centuries में कौन से लॉ में चेंज किया गए थे जिससे ब्रिटिश ग्लास डेवलपमेंट जो है वो हुई थी। अब हमने मिड 19th सेंचुरी ब्रिटिश इस किस्म के वर्ड सर्च आउट करने हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ स्कैनिंग कर रहे हैं ब्रिटिश या मिड 19th सेंचुरी का वर्ड सर्च आउट करने में। ये पैसेज का हाफ हो गया है, हमें हमारे कीवर्ड्स नहीं मिला। अब हम सेकेंड हाफ की तरफ जाते हैं और अपना वर्ड को सर्च आउट करते हैं। हमें इस पैराग्राफ के स्टार्ट में ही ब्रिटिश का वर्ड सर्च आउट हो रहा है, ब्रिटेन। डेवलप, आफ्टर, एक्ट, हमें 3 और 4 कीवर्ड्स मिल रहे हैं। इट्स मीन इसी लाइन में हमारा आंसर मौजूद है, मिड 19th सेंचुरी। डेट, in Britain, the modern glass industry was really started to develop after the repeal of Excise Act in 1940. Before that time, heavy taxes has been placed on the amount of glass melted in a glass house. ठीक है, उन्होंने क्या किया? एक्साइज जो एक्ट था उसको रिपील किया। उससे पहले क्या थे? टैक्स अप्लाई होते थे। तो लॉ जो है जो टैक्स को कंसर्न कर रहा था मिड 19th सेंचुरी में, उसको चेंज किया गया और ग्लास प्रोडक्शन डेवलप की गई। ये हमारे पास रीडिंग की कुछ स्ट्रेटजीज थी और हमने एक एक्सरसाइज अटेम्प्ट की है। मेक श्योर आप इसी तरीके से अटेम्प्ट करें, कीवर्ड्स बनाएं, उसको सर्च आउट करें। जिस लाइन से, जिस सेंटेंस से हमें कीवर्ड्स मिले उसी सेंटेंस को रीड करें। तो आई होप आप रीडिंग में फिलिंग द ब्लैंक्स में एक्सीलेंस ले जाएंगे। और फिलिंग द ब्लैंक्स मोस्ट कॉमन क्वेश्चन टाइप है। अगर मैं जीटी की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 क्वेश्चंस फिलिंग द ब्लैंक्स के होते हैं। एकेडमिक की बात करूं तो 15 to 20 उसमें भी होते हैं। और एकेडमिक में सीक्वेंस के साथ होते हैं, जीटी में भी समहाउ सीक्वेंस होता है। लेकिन दोनों केसेस में अगर एक ही सेंटेंस से फिलिंग द ब्लैंक्स पूछ ली जाए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन के बारे में पूछी गई थी, तो कुछ केसेस में सीक्वेंस में हो सकता है, लेकिन कुछ केसेस में होगी उसी सेंटेंस में, लेकिन उस सेंटेंस में थोड़ा सा सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है। ओके, होपफुली आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की टेक्निक को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो को देखें। अल्लाह हाफिज़।